तो हम लोग बात करने वाले थे आज आपका रेफरेंस 143 यानी उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां इन पर बात चल रही है। सबसे पहली शक्ति उसकी क्या थी? कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति, अनुच्छेद 129। और कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति यानी वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की दो विशेषताएं देखी गई थी। एक, वो अपने दंड देने अपने अपमान के लिए दंड दे सकता था, और दूसरा अपने जुरिडिक्शन को तय कर सकता था। और जो हम लोगों ने देखा था कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया था, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, तो उसके में उन्होंने ये माना था कि उनका अपमान हिंदुस्तान में तब भी माना जाएगा जब किसी भी न्यायालय का कोई अपमान होगा। तो उनका अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाते जो शक्तियां थी वो 129 में थी। उसका बाद उनकी मूल अधिकारिता वो 131 में थी। 130 में उनके बैठने का स्थान और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश अपने बैठने का स्थान तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उनके बैठने का स्थान दिल्ली ये रहेगा। ये अनुच्छेद 130 कह रहा था। उनकी मूल अधिकारिता 131 में थी, और आपका आगे 132 से उनकी अपीलीय अधिकारिता ये तय हो रही थी। उसके बाद अब उनकी जो अधिकारिता है वो कौन सी? सलाहकारी है। 143 सबसेक्शन 1 और 143 सबसेक्शन 2 दोनों की जो शब्दावली हम पढ़ेंगे, तो 143 सबसेक्शन 1 जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहा है उस शब्दावली के मुताबिक उच्चतम न्यायालय को यह हक है कि उच्चतम न्यायालय किन्हीं रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार यह भी कर सकता है। लेकिन 143 सबसेक्शन 2 में सुप्रीम कोर्ट को यह हक नहीं है कि 143 सबसेक्शन 2 में अगर राष्ट्रपति उनसे कोई राय मांगे तो वो इनकार कर पाए। इसके पीछे जो नीति रही है, क्योंकि कानून में कोई भी चीज बिना कारण नहीं है। 143 सबसेक्शन 1 में उनके समक्ष जो प्रश्न उठाए जाएंगे और 143 सबसेक्शन 2 में जो प्रश्न उठाए जाएंगे उन प्रश्नों की प्रकृति में भिन्नता है। दैट इज वाई दोनों अनुच्छेदों के बीच ये अंतर रखा गया है। दोनों अनुच्छेद तो नहीं कहे, एक ही अनुच्छेद के जो दो सबसेक्शन है उनके बीच जो अंतर दिखाई देता है वो अंतर इसी पॉलिसी पर निर्भर है। और अगर एक बार इस अंतर की प्रकृति को समझ लिया जाए तो इसे रटने की जरूरत खत्म हो जाती है कि 143 सबसेक्शन 1 इसमें उच्चतम न्यायालय को यह हक है कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर अपनी राय अभिव्यक्त करने से इनकार भी कर दे, और 143 सबसेक्शन 2 में उसे यह हक हासिल नहीं है। आप ये बार बार भूलते हैं, और ये इशू बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कब वे बाध्य हैं अपनी ओपिनियन अभिव्यक्त करने को और कब बाध्य नहीं है, और किस शब्द के प्रयोग के कारण वे बाध्य समझे जाते हैं और किस शब्द के प्रयोग के कारण से उन्हें यह हक मिल जाता है कि वे चाहें तो अपनी राय दें और चाहें तो न दें। तो आप 143 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी में देखेंगे, इफ एट एनी टाइम it appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court. Upon it, he may शब्द का प्रयोग है कि वो चाहे तो रेफर कर सकता है। और जब आप सेकंड को पढ़ेंगे तो सब शब्द आएगा, द सुप्रीम कोर्ट शैल आफ्टर द हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयरऑन। तो मे और शैल, इन शब्दों के प्रयोग के कारण यह अंतर देखा जाता है। लेकिन यह अंतर रखा क्यों? आखिर इसके पीछे विधायी नीति क्या है? उस नीति को एक बार समझ लेंगे तो बात हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। आप देखेंगे 143 सबसेक्शन 1 में जिन चीजों को
राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष रेफर किया जा सकता है, वे है कौन सी? कहता विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और व्यापक महत्व का है, यानी विधि का प्रश्न या तथ्य का प्रश्न दोनों में से कोई भी पैदा हो जाए, तो विधि और तथ्य के प्रश्न अगर पैदा हुए तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष उन प्रश्नों को अन्य माध्यमों से भी उठाया जा सकता है। ये ठीक है कि अगर अन्य माध्यमों से हमने उन्हें उठाना शुरू किया तो उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। ये सही है, क्योंकि विधि और तथ्य के प्रश्नों को उठाने की एक प्रक्रिया यह बनाई गई है। विधि और तथ्य का प्रश्न पैदा हो रहा, सबसे पहले लोअर कोर्ट में आइए, लोअर कोर्ट कुछ डिसाइड करे, हाई कोर्ट अपील में जाइए, हाई कोर्ट कुछ डिसाइड करे, सर्टिफिकेट चाहिए, वो व्यापक महत्व का होना चाहिए, या फिर उच्चतम न्यायालय अनुमति दे, स्पेशल लीव पिटीशन। अगर मामला फंडामेंटल राइट से संबंधित हो रहा तो ठीक है, अनुच्छेद 32 में आप सीधे जा सकते हो, लेकिन सबकी क्षमता इतनी आर्थिक नहीं होती कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो आपको उच्च न्यायालय आना पड़ेगा। यानी विधि और तथ्य के प्रश्न पैदा हुए तो ये ठीक है कि वे सीधे उच्चतम न्यायालय में अन्य माध्यमों से भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी प्रक्रिया के नियम बना रखे हैं। वो कहते हैं जब तक अन्य रेमेडीज जो आपको अवेलेबल हैं वो आप एग्जॉस्ट नहीं कर लिए तब तक आप हमारे पास आइए ही मत। और जो विधि या तथ्य के प्रश्न हो सकते हैं वे इतने व्यापक महत्व के हो सकते हैं कि उन पर तत्काल उच्चतम न्यायालय की राय आए ये समीचीन और उचित हो सकता है, इसलिए कोई टेक्निक खोजनी पड़ेगी। और इसलिए ये सलाहकारी टेक्निक खोजी गई है कि ठीक है, 143 सबसेक्शन 1 में कौन से प्रश्न जाएंगे? विधि और तथ्य के। विधि या तथ्य का कोई सवाल वहां चला जाएगा, और विधि और तथ्य के जो प्रश्न है वे अन्य माध्यमों से भी वहां तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अन्य माध्यमों से अगर वहां तक गए तो मामला इतना लेट हो सकता है कि उनके व्यापक महत्व को देखते हुए यह आवश्यक हो कि तत्काल उनका समाधान हो। और इस टेक्निक का सबसे खूबसूरत उपयोग केशव सिंह के मामले में देखा था, जो विशेषाधिकारों से जुड़ा मसला था। यूपी असेंबली का कहना था कि इन्होंने, केशव सिंह नाम के व्यक्ति ने हमारा कंटेम्प्ट किया है। अब कंटेम्प्ट यदि किया है तो वाकई केशव सिंह को दंडित करने का हक सिर्फ यूपी असेंबली को है, इसके अलावा किसी को नहीं है। लेकिन कंटेम्प्ट किया या नहीं किया यह भी तो एक सवाल है। दंड अलग बात है, दोष सिद्धि अलग बात है। विचारण में अंततः दोष सिद्धि होती है, फिर दंड का प्रश्न पैदा होता है। तो कंटेम्प्ट के लिए अगर कंटेम्प्ट किया है, अब कंटेम्प्ट क्या है यह देखना पड़ेगा। भाई कंटेम्प्ट किया या नहीं किया इसको तय करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जब विशेषाधिकार पढ़े थे तो ये देखा था कि अभी तक इनेक्टेड फॉर्म में नहीं बताया गया है कि कंटेम्प्ट विधायिका का कब माना जाएगा। यद्यपि यह सजेशन है कि विधायिका को ऐसा इनेक्टमेंट कर देना चाहिए जिसमें यह तय हो जाए कि आखिर कंटेम्प्ट किसे माने, लेकिन अभी इनेक्टमेंट हुआ तो नहीं। अभी कोडिफाइड फॉर्म में विधायिका के विशेषाधिकार ये उपलब्ध हो ऐसा है तो नहीं। तो
जो विशेषाधिकार माने गए हैं इंग्लैंड में विधायिका के, वे ही हिंदुस्तान में माने जाएंगे। ऐसी भाषा हम लोगों ने अनुच्छेद 105 था, शायद अनुच्छेद 105 में पढ़ी थी। अब सवाल यह है कि जो स्टेब्लिश प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार विधायिका का है, विधायिका का कहना है कि आपने उसको वायलेट किया, और इस आरोप पर केशव सिंह के खिलाफ विधायिका ने वारंट जारी किया था और यह कहा था कि मेरे समक्ष उपस्थित करिए, और केशव सिंह हैबियस कॉर्पस में उच्च न्यायालय पहुंच गए थे, और उच्च न्यायालय ने हैबियस कॉर्पस की रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण की जारी की थी, और कालांतर में फिर यूपी असेंबली ने उन जजों के खिलाफ, उन वकील साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए थे और उनको पकड़ कर लाने की बात हुई थी। और वहां एक कंप्लीट, ठीक है, डेडलॉक, एक कंप्लीट विरोध की स्थिति विधायिका और न्यायपालिका के बीच पैदा हो गई थी। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर उस समय आप नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस से इस मसले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाना चाहते तो जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इस विवाद के दो पक्ष थे, उच्च न्यायालय और यूपी असेंबली, और दोनों में से कोई जाने को राजी नहीं। सुप्रीम कोर्ट न उच्च न्यायालय जाने को राजी और न यूपी असेंबली। यूपी असेंबली ने जजों के खिलाफ वारंट जारी कर रखे, और यूपी असेंबली के जजों के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश को हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है। अब इस दशा में हो क्या है, और उस समय तो पीआईएल का फैशन ये भी नहीं था। आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कम से कम ये तो है, और इसमें कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चलो आज की स्थिति हो तो चलो हम फाइल भी कर दें, लेकिन इसमें कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट है? और चलो हम मान भी लें कि विधायिका के विशेषाधिकार और उच्च न्यायालय और इनके बीच होने वाला टकराव इन विषयों को लेकर ये लोकहित में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकहित शब्द सीमित नहीं है, वो बहुत विस्तृत शब्द है। लोकहित इसमें है कि राज्य के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, लेकिन फिर भी अगर पीआईएल दायर भी की जाए तो भी एडमिशन पर सुना जाएगा, और 20 उसमें भी फॉर्मेलिटीज हैं, आसान नहीं है। और फिर उच्चतम न्यायालय का रुख क्या होगा? क्या पता वो कहते हैं उच्च न्यायालय जाओ, अल्टरनेटिव रेमेडी उपलब्ध है, समस्याएं अनंत हैं। तो ऐसे विधि और तथ्य के प्रश्न हो सकते हैं। केशव सिंह के मामले ने सिद्ध किया, जिन पर ऑर्डिनरी कोर्ट प्रोसेस अगर अपनाया जाए तो मामला डिसाइड और निर्णित होने में बहुत समय लग जाएगा, और ऐसी दशा में तत्काल न्याय निर्णय चाहिए, और उसके लिए ये जो सलाहकारी अधिकारिता है ये उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें अगर राष्ट्रपति ने रेफर कर दिया किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न को, तो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय आएगी। उस राय का महत्व क्या होगा, ये एक अलग सवाल है, एक दीगर सवाल है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने वाद या निर्णय में कुछ डिसाइड किया। ठीक है, वाद या निर्णय कह रहे हैं केस एंड कंट्रोवर्सी, ठीक है, वाद या विवाद में उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो ठीक है, उस निर्णय में बाइंडिंग फोर्स होगा, उससे बाध्य है सब। अनुच्छेद 141 ऐसा कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही राज्य के तीनों अंगों का जनक है। तो जब राज्य के तीनों अंगों का जनक वही है, तो राज्य के तीनों अंगों को उसे फॉलो करना ही होगा, कोई उससे ऊपर नहीं है।
अगर विधायिका को कोई शक्ति मिल रही तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, एग्जीक्यूटिव को कोई शक्ति मिल रही तो वही सोर्स वही है। तो जिसको जो मिला है उसे वो पूरे प्रभाव के साथ मिला है और दूसरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उच्चतम न्यायालय की जो डिसीजंस हैं उन्हें भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव हासिल रहेगा, ऐसा अनुच्छेद 141 कह रहा है। तो सीधी बात, अगर उनका केस और कंट्रोवर्सी इसमें निर्णय आया तो बाध्यकारी प्रभाव रखेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर सलाहकारी अधिकारिता में कोई एडवाइस उन्होंने दी है भारत के राष्ट्रपति को, तो दी तो भारत के राष्ट्रपति को है, उसका बाध्यकारी प्रभाव होगा या नहीं होगा, यह भी एक इशू है। इसका उत्तर आया है कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल, इस पर जब रेफर किया गया इशू को, किसे? सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें इशू क्या था? इसमें यह इशू था कि कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल को गठित करने के लिए जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल को अंतर्वर्ती या अंतरिम जो राहत या इंटरिम रिलीफ होती है, जिसे स्टे के तौर पर आप लोग जानते हो, इस प्रकार के रिसीवर का अपॉइंटमेंट इस रूप में जानते हो, यह उस ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रक्रिया वहां नहीं दी गई थी। तो जब हम लोग भारत के संघात्मक चरित्र, फेडरल कैरेक्टर, इससे संबंधित प्रोविजन पढ़ेंगे तब देखेंगे, इस बात पर विस्तार से बात होगी। फिलहाल आप इतना समझ लें कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। उस ट्रिब्यूनल के अधिकार क्या हैं, इस विषय पर न्याय निर्णय की जरूरत पड़ गई थी। अब देखिए, वाटर डिस्प्यूट 2 स्टेट और 3 स्टेट और 4 स्टेट के बीच चल रहा है। अगर नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस से चलेंगे तो मामला डिसाइड होने में बहुत देर लगेगी। और एक दिक्कत और भी है, अनुच्छेद 131 जो मूल अधिकारिता है, वो भी इस ढंग के प्रश्न उठाने को रोकेगा। चलो देखेंगे, क्योंकि वहां अनुच्छेद 131 में क्या कहा है कि उच्चतम न्यायालय इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी मूल अधिकारिता का प्रयोग करेगा। और विवाद किसके बीच है? स्टेट्स के बीच है, ठीक है ना। तो मूल अधिकारिता का प्रयोग हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। और 2 राज्यों के बीच अगर विवाद है जल को लेकर, तो अनुच्छेद 261, 262, 263, इन 3 अनुच्छेदों में से कोई एक अनुच्छेद है जो ये हक देता है किसे? केंद्र सरकार को, कि वो एक ट्रिब्यूनल का गठन करे और उसके माध्यम से वाटर डिस्प्यूट को सुलझाया जाए। तो नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस आ भी नहीं पाएगा। कैसे आ जाएगा? और चलो आ भी जाए तो संबंधित स्टेट्स जाना चाहेंगी नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस में, यह संदेह के घेरे में है। और चलो चली भी जाए तो भी देश की उच्चतम जो न्यायपालिका है वहां तक जाते जाते समय हो जाएगा। और वाटर डिस्प्यूट ऐसा है जिसे एट वंस डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि पानी ऐसी चीज नहीं जिसके लिए बहुत समय रुका जा सके। तो इसलिए यह चीज रखी गई कि सलाहकारी अधिकारिता वहां तक पहुंचे तो ठीक है। अब यह प्रश्न पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसाइड कर दिया, लेकिन जो कुछ डिसाइड किया वो है क्या? एडवाइस। उसमें बाइंडिंग फोर्स है,
यानी बाध्यकारी बल है अनुच्छेद 141 के प्रभाव से, या फिर वो सिर्फ सलाहकारी अधिकारिता में दी गई सलाह है, अगले मुकदमे में वो फॉलो होगा या नहीं होगा, यह सवाल उठता है, क्योंकि वो पूर्व निर्णय इस सिद्धांत के मुताबिक निर्णय तो नहीं है। और यह भी सवाल आपसे प्री में, नेट में, सब में पूछा जाता है कि बाध्यकारी बल उसमें है या नहीं है। इस प्रश्न पर लगातार विचार होता रहा है और कावेरी वाटर डिस्प्यूट में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि बाइंडिंग फोर्स इसमें नहीं है, लेकिन नॉर्मली इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देश की उच्चतम न्यायपालिका के द्वारा दिया गया यह निर्णय है, निर्णय तो नहीं कहे, देश की उच्चतम न्यायपालिका द्वारा निर्णित की गई एक चीज है, एक सलाह है, इसलिए इसे ड्यू वेट इस शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक स्थान ये मिलना चाहिए। यहां वेट का अर्थ भार से नहीं लेंगे, इसे ड्यू वेट मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस मामले में, यानी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में, अगर हम ये बताएं भी कि इस डिसीजन में जो रेफरेंस पर हमारे द्वारा दिया जाएगा किस प्रकार की ताकत है, वो बाइंडिंग फोर्स उसमें है या उसमें एडवाइजरी फोर्स है, तो हम जो कुछ बताएंगे वो फिर से सलाह ही मानी जाएगी, क्योंकि अभी तो हम केस और कंट्रोवर्सी तो सुन नहीं रहे। तो अगर हम ये बता भी दें कि उसका जो उसकी जो ताकत होगी वो किस प्रकार की होगी, तो वो भी सलाह का ही भाग होगा, इसलिए स्वयं उसमें भी कोई बाइंडिंग फोर्स होगा ये कह पाना कठिन है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि ये इशू किसी ऐसे मामले में उठे जिसमें हम निर्णय दे सकते हो, केस और कंट्रोवर्सी में उठे तब हम कुछ डिसाइड करें, तब तो बात बनेगी, और अदरवाइज तो ये फिर सलाह का ही भाग बन जाएगा, इसलिए देयर इज नो यूज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हमें इसी स्थिति पर काम करना पड़ेगा कि इसे ड्यू वेट मिलना चाहिए, किंतु इसमें बाध्यकारी बल नहीं है। फिलहाल तो इसी स्थिति को मानकर चलना पड़ेगा। और हम बार बार कहते आए हैं कि जो जज मेड लॉ है, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये तब तक आ ही नहीं सकता जब तक किसी कोर्ट के समक्ष कोई केस और कंट्रोवर्सी उठी नहीं, तब तक नहीं आ सकता। और प्रत्येक केस और कंट्रोवर्सी के तथ्य अलग होते हैं, ये भी इसकी दूसरी वीकनेस है। न्यायालय सिर्फ उन्हीं तथ्यों में निर्णय दे सकता है, उसके अलावा निर्णय नहीं दे सकता। अगर न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी का कत्ल किया, तो ए ने बी का कत्ल करने के लिए जो हथियार उपयोग किए उनसे कत्ल होता है, ये तो ठीक है, ये तो तय है, क्योंकि केस और कंट्रोवर्सी को डिसाइड करेंगे तो उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जिन हथियारों से बी की हत्या हुई, क्या इन हथियारों के प्रयोग से जो रिजल्ट आता है उसे हत्या कहा जा सकता है। इस पर तो निर्णय देना ही होगा, अन्यथा वो निर्णय दिया ही नहीं जा सकता। और जिन परिस्थितियों में ए के द्वारा बी की हत्या हुई, उन परिस्थितियों में किए गए मानव वध को हत्या कहा जाए या न कहा जाए, यह तो उन्हें बताना ही होगा। लेकिन अन्य प्रकार जिनसे मानव मृत्यु हो सकती है, क्या वे हत्या की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, इसको बताने में न्यायपालिका हमेशा अक्षम रहेगी, क्योंकि उन्हें निर्णय गिवन फैक्ट एंड सिचुएशंस में देना होता है।
इसके लिए विधायन की तकनीक उसी का उपयोग करना पड़ेगा। और तो विधायन ही ये कह सकता है कि ऐसा कोई भी काम जिसे करने में या तो आपका आशय है कि किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित कर दें, या फिर आपको ज्ञान है कि मेरे इस काम के कारण से किसी भी मानव प्राणी की मृत्यु हो जाएगी, और यदि ऐसा होता है तो उसे आपराधिक मानववध समझा जाएगा, जो कि हत्या तक पहुंच सकता है और जो कि हत्या तक नहीं भी पहुंच सकता है। इसके लिए विधायन की तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। आप इसको न्यायालय से डिसाइड कराना चाहो तो न्यायालय पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को डिसाइड कर सकता है, लेकिन यह बता पाना, वो ये कहेगा ठीक ए ने इन परिस्थितियों में इस हथियार से बी का, जो कि एक मानव था, वध कारित किया है, इसलिए हत्या है। लेकिन ए बी को मारना चाहता तो सी मर गया। ठीक है, मारना तो बी को चाहता था लेकिन मर सी गया। अब यह हत्या है या नहीं? अब फिर न्यायालय चुप है, न्यायालय के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि यह केस या कंट्रोवर्सी वहां तक अभी गई ही नहीं। इसलिए विधायन की तकनीक ये सबसे बेहतर होती है और इसी के माध्यम से चीजों को निर्णित करना ये सबसे ठीक माना जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में इसके बाइंडिंग फोर्स के संबंध में अभी तक केवल इतना ही कहा है कि इसे ड्यू वेट ये मिलना चाहिए, लेकिन इसमें बाध्यकारी बल हो ऐसी बात नहीं है। और अगर हम कुछ कहें भी इस समय तो वो फिर सलाह का ही भाग बनेगा और उसे कहने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए वी शुड वेट, हमें प्रतीक्षा करनी ही होगी, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है। तो 143 सब सेक्शन 1 में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि विधि तथ्य के प्रश्न ये उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठ सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने में अगर अन्य माध्यमों से हम लेकर उन प्रश्नों को वहां तक जाएं तो जो समय लगने वाला है वो प्रश्नों के महत्व को देखते हुए अयुक्ति संगत सिद्ध होता है। इसलिए ये समुचित समझा गया है कि विधि और तथ्य के ऐसे प्रश्न जो बहुत महत्व के हो सकते हैं, व्यापक महत्व के हैं, उन पर उच्चतम न्यायालय की राय बिना ऑर्डिनरी कोर्ट प्रोसेस के प्राप्त करने का हक किसी को तो होना ही चाहिए, और यह हक सामान्य व्यक्ति को नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सामान्य है वो सामान्य ही है। वो चीजों की असामान्यता को अगर समझ सकता तो सामान्य ही क्यों होता। इसलिए डिस्क्रिशन कि उच्चतम न्यायपालिका की राय किसी इशू पर ली जा सके, इसके लिए राष्ट्रपति ही सक्षम है। ठीक है, और विधि या तथ्य का प्रश्न उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, इट इज एक्सपीडियंट, जरूरी नहीं है कि आवश्यक हो, समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। यानी दिस इज नॉट द बाउंडेशन, दिस इज नॉट द कंपल्सन। राष्ट्रपति विवश नहीं है कि करेंगे ही, निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात
जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। करेगा शब्द का प्रयोग नहीं, न राष्ट्रपति के संबंध में और न ही उच्चतम न्यायालय के संबंध में, दोनों जगह नहीं है। कहता विधि और तथ्य का ऐसा प्रश्न जिसके बारे में राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया, यह भी प्रश्न उठा है। स्पेशल कोर्ट एक्ट, ठीक है, जब थ्रू रेफरेंस भेजा गया था उच्चतम न्यायालय की राय के लिए, और जब केरला एजुकेशन बिल इसको भेजा गया था उच्चतम न्यायालय की राय के लिए, तब ये प्रश्न उठे थे कि राष्ट्रपति उन बातों को जिनका कोई संबंध राष्ट्रपति की शक्तियों से नहीं है, शक्तियों विशेषाधिकार राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति की, ठीक है, यानी पावर्स, इम्यूनिटीज, उनकी शक्तियां, उनके विशेषाधिकार एंड, ठीक है, उनके राइट्स और ड्यूटीज, उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अगर मसला इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है, अर्थात उनकी कार्यपालिकी शक्तियों आदि से संबंधित तो नहीं है, क्योंकि कार्यपालिकी शक्तियां भी है तो उनकी शक्तियां, और कार्यपालिकी शक्तियों का विस्तार अनुच्छेद 73 हम लोगों ने पढ़ा था, कहां तक है, जहां तक कि केंद्र की विधायिका, उसकी विधायी शक्ति का विस्तार, यानी अवशिष्ट जो विषय है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत, उन तक संसद की विधायी शक्ति का विस्तार है, इसलिए राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार है। या जो संघ सूची है, यह जो संवर्ती सूची है, यह जो संधियों आदि से संबंधित विषय हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि विधायी शक्ति का बंटवारा ये किस प्रकार किया गया है, तो इस सारी व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन मोटे में आप समझ लेंगे कि केंद्रीय विधायिका की विधायी शक्ति का विस्तार इन विषयों तक है, तो उन विषयों तक राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं, या उनकी जो विधायी शक्तियां हैं, या उनके जो अन्य अधिकार और कर्तव्य हैं, क्या केवल उन्हीं विषयों से संबंधित विधि या तथ्य के प्रश्न को वे सुप्रीम कोर्ट तक थ्रू रेफरेंस राय के लिए भेज सकते हैं, या किसी भी विषय को? ये प्रश्न उठा है केरला एजुकेशन बिल में भी और स्पेशल कोर्ट एक्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिटरल अर्थान्वयन किया है अनुच्छेद 143 का। उन्होंने कहा, यहां लिखा विधि और तथ्य का कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न, क्योंकि केरला एजुकेशन बिल में जो मामला था वो केरल की जो विधायिका थी उसके द्वारा पारित अधिनियम का मामला था, यानी राष्ट्रपति से उसका ताल्लुक नहीं था। उस विषय पर जो विधायन था वो राज्य की विधायिका द्वारा किया गया था। केंद्रीय जो सरकार या विधायिका थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं था उस सारी चीज से। तो राष्ट्रपति की शक्तियों, अधिकारों, कर्तव्यों, उन्मुक्तियों आदि से संबंधित तो मसला ही नहीं था। क्या इसको भेज सकते थे जिसका कोई संबंध स्वयं उनके कृत्यों से नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर आया था कि अनुच्छेद 143 सबसेक्शन 1 यह कहता है विधि या तथ्य का कोई प्रश्न, जरूरी नहीं है कि उस प्रश्न का संबंध केंद्र की या राष्ट्रपति की शक्तियों से हो। इससे क्या मतलब है? इससे कोई लेना ही देना नहीं। विधि या तथ्य का कोई प्रश्न जो ऐसे व्यापक महत्व का है, अब सवाल है ये कौन तय करेगा व्यापक महत्व का है या नहीं, कि उस पर राष्ट्रपति की, ठीक है, कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना समीचीन है, ये तय कौन करेगा? ये लिखा है कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न जो ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर राष्ट्रपति के द्वारा उनकी राय ले लेना समीचीन है, उसे भेजा जा सकता है। ये तय कौन करे कि विधि या तथ्य का प्रश्न, चलिए प्रश्न या तो विधि का होगा या तथ्य का होगा, सीधी बात है। तो उस पर तो बहुत डिस्प्यूट होने की संभावना नहीं है।
लेकिन इस पर डिस्प्यूट होने की संभावना तो है कि वो व्यापक महत्व का है या नहीं है, और है भी। चलिए मान लिया व्यापक महत्व का है, तो उस प्रश्न को किसे सुलझाना चाहिए? सारे व्यापक महत्व के प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाए जाएंगे तो विधायिका क्या करेगी? ये किस मर्ज की दवा है? एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? सारे व्यापक महत्व के प्रश्न वो ही सुलझाएंगे तो खाली उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, बाकी कुछ होना ही नहीं चाहिए। जितना पैसा क्यों खर्च किया जाए? ये प्रश्न भी उठे हैं किसमें? केरला उसमें स्पेशल कोर्ट एक्ट, इसमें उसमें ये भी सवाल उठे कि मान लिया व्यापक महत्व का है, ठीक है, तो हर चीज यही तय करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन है कि ये आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे, ये आप तय करेंगे, तो आप फिर भी क्यों भेजेंगे? तो इस विषय पर आया है कि चूंकि अनुच्छेद 143 सबसेक्शन 1 में राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, बस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अगर तय करते हैं कि व्यापक महत्व का है तो है, और आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कुछ तय करेंगे वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करेंगे, वो खुद कुछ भी तय नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग जब पढ़े थे अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, तब उनके अर्थान्वयन से यह बात क्लियर हो गई थी कि राष्ट्रपति सिर्फ टाइट्यूलर हेड हैं, इसके अलावा जो वास्तविक शक्तियां हैं शासन संबंधित वे मंत्रिमंडल में निवास करते हैं और उन्हीं की सलाह पर सारी शक्तियों का उपयोग होता है। तो इस विषय पर राष्ट्रपति का जो निर्देशन है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के संबंध में कि भेजा जाए या ना भेजा जाए, वो अंतिम है, उस पर अन्य किसी की राय की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 143 सबसेक्शन 1 रखा ही इस एक्सपीरियंस के बाद गया है। हमने कहा ना कि हमने अपना संविधान 50s में बनाया, और 50s में जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित 3 संविधान थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, ये प्रॉपर फंक्शनिंग में थे। इसलिए वहां जो गड़बड़े आई, उन गड़बड़ों को हमने अपने संविधान में दूर जरूर किया, लेकिन वहां के प्रिंसिपल्स को फायदेमंद स्वरूप में अपने यहां अपनाया भी है। हुआ क्या है, अमेरिका में इस प्रकार राष्ट्रपति रेफरेंस के लिए उच्चतम न्यायालय को कोई प्रश्न संदर्भित नहीं कर सकते। वहां के संविधान के मुताबिक उच्चतम न्यायालय को जो अधिकारिता प्राप्त है वो केवल केस और कंट्रोवर्सी इसी पर प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय वहां कोई राय राष्ट्रपति को नहीं दे सकता। वहां के संविधान के मुताबिक वहां अधिकारिता जो उच्चतम न्यायालय की है वो किस पर है? केस और कंट्रोवर्सी, इसके अलावा ही नहीं। अब वहां मानिए कोई संधि होती है, और संधि के आधार पर अगर कोई ट्रीटी किसी भी देश के साथ कोई देश करे तो उस संधि के आधार पर कानून बनाने पड़ेंगे देश में, तब देश में उस संधि को लागू किया जा सकता है। हमारे यहां भी अनुच्छेद 252 है, शायद अनुच्छेद 252 ही है ट्रीटी से संबंधित। वो कहता है कि अगर केंद्र सरकार ने कहीं भी कोई संधि की है तो उस संधि के मुताबिक देश की शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन आने चाहिए वे सिर्फ कानून के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं, और उस संबंध में कानून बनाने की एक्सक्लूसिव जो अधिकारिता है वो केंद्र सरकार की है। 252 ही है, 253। तो 253 इस प्रकार की अधिकारिता केंद्र सरकार को देता है। हर जगह यह स्थिति है। तो अब क्या जो ट्रीटी की जा रही है, इस ट्रीटी के मुताबिक कानून बनाया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली अल्ट्रा वायरस तो नहीं होगा। ये विषय हैं जो कानून बनने से पहले उठ सकते हैं।
अमेरिका में ये विषय भेजे हैं उच्चतम न्यायालय की राय के लिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने राय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी अधिकारिता सिर्फ केस और कंट्रोवर्सी पर है, इसके अलावा हमारी कोई अधिकारिता नहीं, और ना ये केस है ना ये कंट्रोवर्सी है, ये तो प्रपोज्ड, ठीक है, विधायी विषय है, प्रस्तापित विधायी विषय। तो पहले तो ये इनेक्टमेंट बने, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, ये विवाद पैदा होगा, देन हमें अधिकारिता मिलेगी, इससे पहले नहीं मिल सकती। अब वही बात है कि पहले तो बिगाड़ो फिर बनाओ, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है भाई? आप कह रहे हो कि पहले विवाद पैदा हो, विवाद पैदा ही ना हो, ये ज्यादा अच्छी स्थिति है। तो लेकिन वहां उन्होंने राय देने से इनकार किया। अब राय देने से जो इनकार किया, कुछ बात उनकी भी ठीक है, कुछ बात उनकी भी ठीक है। जैसे उनका कहना है कि भाई जब तक विवाद पैदा ही नहीं हुआ तब तक एक्चुअल डिसीजन आ ही नहीं सकते, क्योंकि आदमी के मन का कोई भरोसा नहीं है, वो क्या करेगा पता नहीं। जैसे ठीक है, आदमी किसी को जानबूझकर मारेगा तो हत्या होगी, लेकिन वो दूसरे को बचाने के लिए मारेगा तब होगी? तो ये प्रश्न है। उस तो दूसरे को बचाने के लिए मारा, उसने जिसको मारा उसी ने उसके सामने ये स्थिति पैदा की कि वो उसे मार ही डाले। अब क्या सजा में कोई कमी आएगी? ठीक है, ऐसे बहुत से प्रश्न हो सकते हैं जो एक्चुअल कंट्रोवर्सी जब तक नहीं आ रही तब तक अगर डिसाइड किया जाए तो डिसाइड ही नहीं हो सकते। जैसे हत्या क्या है और कब क्या दंड मिलना चाहिए, अगर इस प्रश्न को संदर्भित कर दिया जाए तो सारे उत्तर इफ, कि अगर ऐसा हो तो ये मिलना चाहिए, अगर ऐसा हो तो ये होना चाहिए, यही करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो, इसमें संभावना है कि बहुत सारी संभावनाओं पर उत्तर आना छूट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल कंट्रोवर्सी पैदा ही नहीं हुई। ठीक है, जो एक्चुअल कंट्रोवर्सी पैदा होती है, आप देखते हैं बहुत सारे सिद्धांत सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब उनको आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो इतनी कठिनाई आ जाती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ठीक है, हमारे एक इंजीनियर मित्र हैं, उन्होंने एक जनरेटर बनाया, जनरेटर बिल्कुल किताब के मुताबिक बिल्कुल ठीक बनाया, और उसके बारे में घोषणा यह थी कि ये फैक्ट्री का लोड ले लेगा। उन्होंने एक बल्ब जलाया तो वो नहीं ले रहा लोड, ठीक है, नीचे आ रहा बार बार। अब किताब के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन कहीं पर कुछ गड़बड़ है। फिर प्रैक्टिकली उन्होंने उसे चेक करना शुरू किया तो कुछ तार जो जितने क्षमता का होना चाहिए उतनी क्षमता का नहीं था, उसे बदला और बस फैक्ट्री का लोड लेना उसने शुरू कर दिया। तो सवाल यह कि जब तक प्रैक्टिकली चीजें ना सामने आए तब तक कुछ समस्याएं सामने नहीं आती हैं। तो सलाहकारी अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय से या सुप्रीम जुडिशरी से कुछ तय करवाना इसीलिए ठीक नहीं माना गया क्योंकि एक्चुअल कंट्रोवर्सी कोर्ट के समक्ष नहीं होती है, और जब एक्चुअल कंट्रोवर्सी आएगी तो जजेस इस बात से प्रभावित रहेंगे कि इस विषय पर यह राय आ चुकी है, तो जैसा निष्पक्ष निर्णय उन्हें करना चाहिए एक्चुअल कंट्रोवर्सी की दशा में, वैसा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, डीमेरिट है। ठीक है, सलाहकारी जुडिक्शन की, इसलिए ऐसा माना गया कि सलाहकारी जुडिक्शन नहीं होना चाहिए, कि सलाहकारी जुडिक्शन के विरोध में जाती है बात कि चूंकि एक्चुअल कंट्रोवर्सी तथ्यों में डिसाइड नहीं होती है, इसलिए उस एक्चुअल कंट्रोवर्सी के डिसीजन में कमियां हो सकती हैं, और जो एक्चुअल कंट्रोवर्सी पैदा होगी, जब वास्तविक विवाद उन तथ्यों में उत्पन्न होगा, तो न्यायाधीश क्योंकि पहले राय आ चुकी होगी तो उस राय से अपने को मानसिक तौर पर बंधा महसूस करेंगे
और जिस वजह से वे उतनी स्वतंत्रता के साथ न्याय निर्णय नहीं कर पाएंगे जितनी स्वतंत्रता के साथ ये राय न हो तो करेंगे, और तथ्यों में निर्णय ज्यादा बेहतर होगा, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका के संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी यही है कि केस आर कंट्रोवर्सी, हम इसी को डिसाइड करेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान वो भी गणतंत्रात्मक, ठीक है, और आपका फेडरल कंट्री है, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। तो वहां केवल एक मामले में यह अधिकारिता, वहां उच्चतम न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं, उनका जो उच्चतम न्यायालय है उसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहते हैं। केवल एक मामले में अधिकारिता दी कि जब कोई इनेक्टमेंट, यहां कहा विधि या तथ्य का कोई प्रश्न, फर्क है, वहां लिमिटेड तौर पर इस टेक्निक को अपनाया है। यह कहा कि जब कोई इनेक्टमेंट ये पारित किया गया है और उस इनेक्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इस पर संदेह है, तो वहां के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को के प्रश्न को उठा सकेंगे, लेकिन पारित होने के बाद और लागू होने से पहले। लागू तो तभी होता है जब शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। आपके जो 3 अधिनियम क्रिमिनल लॉज हैं, इनेक्टमेंट तो बहुत पहले हो गया और लागू 1 जुलाई 2024 से हुए। तो पारित और इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट, इसके बीच में जो समय है, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के समक्ष उस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के प्रश्न को उठा सकते हैं और उस पर राय ले सकते हैं, यानी सीमित तौर पर वहां स्वीकार किया है, शेष स्वीकार नहीं किया। कनाडा में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है, ये जो डोमिनियन का लेजिस्लेशन, क्योंकि कनाडा डोमिनियन है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों, अभी भी इंग्लैंड के सम्राट वहां के सम्राट हैं, तो वहां जो डोमिनियन, वहां केंद्र को डोमिनियन कहेंगे, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के प्रश्नों को फ्रीक्वेंटली गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा, क्योंकि वहां गवर्नर जनरल है, वहां राष्ट्रपति तो है ही नहीं, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल लगातार वहां के सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करती रहती है, और वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के प्रश्न अपने आप डिसाइड ही नहीं करते, सब उन्हीं को, ये एक टैक्टिस बन गई है, वहां एक नीति बन गई, और इसका दुरुपयोग हो रहा है कि आप अननेसेसरी सुप्रीम कोर्ट को बिजी रख रहे हो, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के, क्योंकि लेजिस्लेशन एक थोड़ी होता है, रोज होता है, आप केस और कंट्रोवर्सी जो उनका मुख्य काम है उससे अलग हटाकर उन्हें अपने कामों में बिजी रख रहे हो, जो काम तुम्हारा है तुम तय करो, कभी कोई दिक्कत आए तो उन तक मामला चला जाए। यह खराबी, और जब हमने अपना संविधान बनाया तो तीनों उदाहरण हमारे सामने हैं कि बिल्कुल ना रखे तो अमेरिका जैसी दिक्कत आ जाएगी, कि अगर ट्रीटी हो रही है, हमें पता है कि आगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो भी सकता है, फिर भी हम शुरुआत में कुछ नहीं कर पा रहे, ये कोई केशव सिंह जैसा मसला पैदा हो गया, अब हम भेज ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केस आर कंट्रोवर्सी। ठीक, केशव सिंह के मामले में कंट्रोवर्सी है, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई जा ही नहीं रहा, करें क्या? अरे भाई, कंट्रोवर्सी के दोनों पक्ष जाए तो वो जा ही नहीं रहे, वो करे हमारा हक है, वो करे हमारा हक है, हम जाएंगे ही नहीं, अब कर लो कुछ, ठीक है। तो अमेरिका का मॉडल अगर हम स्वीकार कर लें तो दिक्कत है, और कनाडा स्वीकार कर ले तो दिक्कत है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से हमने गाइडेंस लिया, ठीक है, और 143 सबसेक्शन 1 और 143 सबसेक्शन 2 दो बनाए हैं सलाहकारी अधिकारिता के संबंध में। 143 सबसेक्शन 1 में हमने ये कहा कि उच्चतम न्यायालय विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर अपनी राय दे सकेगा, ठीक, लेकिन उस विधि या तथ्य के प्रश्न पर राय तभी देगा जब वो व्यापक महत्व का हो।
और यह समीचीन हो कि राष्ट्रपति उस पर राय लें। और लेने का हक किसको होगा? राष्ट्रपति को, जो देश का सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, सामान्य व्यक्ति को नहीं होगा। और वो भी जब संदर्भित करेंगे तो इस विषय पर सेटिस्फेक्शन उन्हीं का होगा कि व्यापक महत्व का है या नहीं। लेकिन उसके बाद भी उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं होगा, ठीक है, बाध्य नहीं होगा, क्योंकि विधि या तथ्य का प्रश्न है, अन्य माध्यमों से भी उनके सामने आ सकता है। और स्वयं उच्चतम न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो उच्चतम है, कि अगर व्यापक महत्व का है, अन्य माध्यमों से आ भी सकता है, लेकिन एक्सपीडियंसी मांग ये कर रही है कि उनकी राय इसी समय आ जानी चाहिए, तो वे मना करेंगे कि नहीं नहीं, वो तो अन्य माध्यमों से आओ। ऐसा वे नहीं करेंगे, ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि वे उच्चतम है। ठीक है, तो जो हमने फ्रेजोलॉजी, जो हमने शब्द योजना तैयार की 143 सबसेक्शन 1 के लिए, वो अन्य जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अनुभव के आधार पर तैयार की। ठीक है, तो सलाहकारी अधिकारिता, इसको रखने से जो नुकसान हो सकते हैं कि तथ्यों में निर्णय नहीं होगा, वो तथ्यों में निर्णय न होने के कारण निर्णय अवास्तविक हो सकता है, और जो वास्तविक कंट्रोवर्सी पैदा होगी तो पूर्व से सलाह मौजूद होने के कारण वास्तविक विवाद की दशा में न्याय निर्णय के विपरीत रूप से प्रभावित हो जाने की आशंका यह बनी रहेगी। ये एक अजम्पशन है, ये एक बात है, ये एक तर्क है जो सलाहकारी अधिकारिता को देने के विरोध में जाता है। लेकिन एक तर्क इसके पक्ष में भी है, और वो क्या, कि वास्तविक विवाद के उत्पन्न होने से पहले या वास्तविक विवाद के पक्षकारों के उच्चतम न्यायालय तक विवाद को ले जाने की अनिच्छा के कारण और विवाद के महत्व के कारण कोई तो ऐसा रास्ता होना चाहिए कि एक्चुअल कंट्रोवर्सी पैदा हो, उससे पहले ही हम ऐसी व्यवस्था कर सकें कि एक्चुअल कंट्रोवर्सी पैदा ही ना हो। और अगर विवाद के पक्षकार, जैसा केशव सिंह में था, मामले को उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाने के इच्छुक दिखाई न देते हो, तो भी मामले को वहां तक ले जाया जा सके। ये दो विपरीत बातें हैं जिनमें परस्पर संघर्ष है, और दोनों तर्क समान बल के हैं। तो ऐसी दशा में रास्ता यही हो सकता है कि सलाह लेने के लिए हम रास्ता तो बनाए हैं, लेकिन जो खतरे हैं उनको मिनिमाइज करते हुए बनाए। तो एक तो उच्चतम न्यायालय को यह हक दे दिया कि विधि या तथ्य के प्रश्न जो अन्य माध्यमों से उनके समक्ष जा सकते हैं, यदि संदर्भित किए जाते हैं तो सिर्फ संदर्भित कर दिए गए, इस कारण से उन्हें सलाह देने के लिए विवश न किया जाए। तो जो फ्रेजोलॉजी रखी वो वैसी रखी कि कर सकते हैं, दे सकते हैं। वे देखेंगे व्यापक महत्व का नहीं है, या ये मसला ऐसा नहीं है जिसमें एक्चुअल कंट्रोवर्सी आए बिना हम डिसाइड करें, कुछ नहीं करेंगे। और दूसरा, संदर्भित करने का हक यह भी राष्ट्रपति को दिया, और वो भी केवल विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न जिन्हें समीचीन हो कि उसी समय डिसाइड करा लिया जाए, समीचीन हो। यह नहीं कि हर भेजने लगो कनाडा की तरह कि जो चाहो सो संदर्भित कर दो। तो समीचीन है, ये उचित है, और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो उच्चतम न्यायालय रखेगा कि समीचीन था या नहीं। ठीक है, और जो इंडियन एक्सपीरियंस है इस संबंध में वो भी अच्छा ही है। ये जो अधिकारिता है ये उपयोगी सिद्ध हुई है जब हमने प्रिकॉशंस के साथ इसको अपनाया, और सिर्फ पिछले 75 वर्षों में
12 रेफरेंस गए, 75 वर्षों में 12 कोई बहुत ज्यादा रेफरेंस गए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। और उन्हीं दशाओं में गए जिनमें वाकई एक्सपीडियंट था कि हो जाता तो किया गया है। और 143 सबसेक्शन 2 जहां उच्चतम न्यायालय को यह हक ही नहीं दिया कि वे राय देने से इनकार कर सके, वो भी एकदम ठीक टेक्निक दिखाई देती है। क्योंकि क्या कहा 143 सबसेक्शन 2 देखें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। यहां करेगा कहा, वहां कर सकेगा कहा। इसका मतलब निर्माताओं की कोई विशेष इच्छा है कि एक प्रश्न के उत्पन्न होने पर वो राय दे सकने का हक उच्चतम न्यायालय को दें, और एक पर राय देंगे ऐसी व्यवस्था पैदा करें। तो दोनों प्रश्नों के प्रकृति को देखें तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती। वहां क्या कहा, विधि और तथ्य का कोई प्रश्न जो व्यापक महत्व का है और विधि और तथ्य के प्रश्न उन तक चले जाएं, इसकी पर्याप्त व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। और देश का जो लीगल सेटअप है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें उन तक विधि और तथ्य के सारे प्रश्न पहुंच जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 131 उसके परंतुक में जो बातें लिखी हैं, ठीक है, कहता राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में, हम लोगों ने अनुच्छेद 131 का परंतुक पढ़ा था और ये कहा, तो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है कि जो भारत के पूर्व के राज्य जिन्होंने भारत डोमिनियन में विलय किया है, ठीक है, उनसे विलय के लिए जो सनदें तैयार हुई हैं, जो संधियां वगैरह हैं, उनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वे राज्य और केंद्र के बीच उठे विवाद नहीं समझे जाएंगे और मूल अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय के समक्ष वे प्रश्न नहीं उठाए जा सकेंगे। उसके लिए अनुच्छेद 363 बना हुआ था और उसमें बनाई गई प्रक्रिया के मुताबिक ही उन प्रश्नों का समाधान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 131 के परंतुक में जो विषय वर्णित किए गए उन विषयों को अन्य किसी भी तरीके से उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले ही नहीं जाया जा सकता है, ठीक है ना, अन्य तरीके से जाएंगे ही नहीं, ठीक है। आप अनुच्छेद 131 का परंतुक देख लो क्या कहता है। कहता परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। यानी इस संविधान से के प्रारंभ होने से पहले जो सनदें, जो संधियां आदि की गई हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का विस्तार नहीं है और उन्हें राज्य और केंद्र के बीच का विवाद मानकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया ही नहीं जा सकता। यानी अनुच्छेद 131 का परंतुक जिन विषयों को लागू हो गया वे विषय कभी उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे ही नहीं, ठीक है। विधि या तथ्य के तो सारे प्रश्न पहुंच जाएंगे। तो विधि और तथ्य के प्रश्नों के संबंध में यह बात कही कि इफ इट इज एक्सपीडियंट, अगर यह समीचीन है कि उन पर राय आए तो आएगी। और यही उच्चतम न्यायालय ने जो 12 संदर्भों को डिसाइड किया है उसमें लिखा है कि अगर हम किसी रेफरेंस पर राय नहीं देंगे, जैसे राम जन्मभूमि पर राय नहीं दी,
143 सबसेक्शन 1 में भेजा था, एक ही रेफरेंस है जिस पर राय नहीं दी। तो अगर हमारे समक्ष कोई रेफरेंस आएगा और वो एक्सपीडियंट नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ने भेज दिया है, तो हम नहीं देंगे। समीचीन नहीं है। क्यों समीचीन नहीं था राम जन्मभूमि का मसला? इसलिए नहीं कि वो हिंदू और मुसलमानों से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो डिसाइड किया, लास्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किया, लेकिन सलाहकारी अधिकारिता हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने ये कहा कि ये विधि और तथ्य का प्रश्न जरूर है, लेकिन मुकदमे में उठा हुआ है। जब ऑलरेडी कोर्ट प्रोसेस चल रहा है तो विधि और तथ्य का कोई प्रश्न है, ये कैसे कहा जा सकता है? और चलो कोर्ट प्रोसेस चलने के बाद भी हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि जो सलाहकारी अधिकारिता रखी गई कि हम सलाह देंगे, वो इसलिए रखी गई कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहीं दिक्कत आ रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चूंकि तय करने का हक हमें दिया गया, तो ये बात पहले ही डिसाइड हो जाए कि अगर ऐसा किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा या नहीं होगा, इसके लिए दी गई। ठीक है ना? तो आपने जो रेफरेंस हमें भेजा है, इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस सॉल्व होता नहीं दिखाई देता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस सॉल्व इसलिए होता नहीं दिखाई देता, उन्होंने कहा कि पक्ष कौन है, हिंदू और मुसलमान। और इस रेफरेंस में भेजा किसने? आपने। तो दोनों का पक्ष हमारे सामने नहीं होगा भाई। हम तो आपके रेफरेंस पर राय देंगे, तो हिंदू और मुसलमान उन दोनों का पक्ष नहीं होगा, और दोनों ही बाद में ये कहेंगे कि साहब हमें तो सुना ही नहीं गया। ठीक है, दोनों ही ये कहेंगे। तो सवाल ये है कि फिर कैसे होगा? जो पक्ष है उन्हें बिना सुने ही निर्णय आ जाएगा। और विधि और तथ्य के प्रश्न, इन विधि और तथ्य के प्रश्नों को हल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट चाहिए, विशेषज्ञों के मत चाहिए, वो सिविल सूट में ही डिसाइड हो सकता है। तो विदाउट एविडेंस हम कैसे डिसाइड कर देंगे ये? और फिर उन्होंने कहा कि अगर चलो हम राय दे भी दें, तो एक पक्ष के तो पक्ष में जाएगी, एक खिलाफ जाएगी। तो आप खिलाफ वाले से कहोगे कि तुम छोड़ दो हक, देखो सुप्रीम कोर्ट की भी राय आ गई, और चूंकि हमारी राय बिना तथ्यों के होगी, बिना एविडेंस के होगी, तो ये सारी गड़बड़ है, इसलिए हम नहीं देंगे। ठीक है, तो कहा कि विधि और तथ्य का ये प्रश्न ऑलरेडी उठा हुआ भी है, हम तक आ भी सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये एक्सपीडियंट है, ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो सवाल ये, लेकिन जहां अनुच्छेद 131 के परंतु की बात आ रही है, तो प्रश्न ही ऐसे हैं जो जाएंगे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है, किसी भी तरीके से, जब किसी भी तरीके से जाएंगे ही नहीं, तो अगर उन पर राय नहीं आई, तो फिर जो देश की सुप्रीम जुडिशरी है उसकी राय से वे प्रश्न अछूते रह जाएंगे। इसलिए वहां यह हक नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो राय देने से इनकार कर सके, क्योंकि वहां विधि तथ्य का प्रश्न नहीं उठ रहा है, अनुच्छेद 131 के परंतुक में जो विषय है वे उठ रहे हैं। तो जो नीति है 131 सबसेक्शन 1, वो सॉरी 131 बोल रहे हैं, 143 सबसेक्शन 1 और 2 की उस पॉलिसी को समझेंगे तो इसे याद करने की जरूरत खत्म हो जाती है कि कहां उनके लिए राय देना आवश्यक है और कहां उनका विवेक है कि राय दें या न दें। 143 सबसेक्शन 1 वहां उनका विवेक है, और 143 सबसेक्शन 2 वहां मैंडेटरी आपको देनी ही है। और अब तक 143 सबसेक्शन 2 में एक भी रेफरेंस नहीं गया है पिछले 75 वर्षों में। 143 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत 12 गए हैं, जिनमें से एक रेफरेंस पर राय नहीं आई है, शेष 11 पर आई है। और उनमें पहला कौन सा था? दिल्ली लॉज एक्ट 1950। दूसरा कौन सा था? केरला एजुकेशन बिल 1958। तीसरा कौन सा था? आपका बेरोबारी यूनियन का मसला 1960। फिर सी कस्टम एक्ट
1962, फिर केशव सिंह का मामला 1965, फिर आपका स्पेशल कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट ही होगा, ठीक है, कितने हो गए? 7, ये छठा था, तो 7वां आपका स्पेशल कोर्ट एक्ट होगा 1970, नहीं, प्रेसिडेंशियल पोल 1974, प्रेसिडेंशियल पोल, ठीक है, 74, और फिर आपका स्पेशल कोर्ट एक्ट 1978, फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1992, उसके बाद राम जन्मभूमि का मसला 1993, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट 1998, उसके बाद गुजरात, ठीक है, आपका असेंबली इलेक्शन, और फिर गुजरात गैस एक्ट 2001 में। इतने ही रेफरेंस अब तक गए, और यही कालक्रम है। आपसे कालक्रम में लगाने के लिए भी कई बार कहा जाता है, इस कालक्रम में इसको लगाइए। तो अगर आपको सन ध्यान में है तो ऑर्डर भले ही ध्यान ना हो, लेकिन फिर भी कालक्रम में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आएगा जरूर। आप पेपर देखेंगे तो 143 सेक्शन 1, 2 इस पर खूब सवाल बने हैं, और विशेषकर यही बनता है कि बाध्यकारी किसमें है, बाध्यकारी किसमें नहीं। अब सवाल यह है कि राय देंगे, कैसे देंगे? गए और राय दे देंगे, तो उसके लिए 143 सेक्शन 1 में कहता ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है। राय कैसे देंगे? ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है, और सब सेक्शन 2 में भी यही बात कही है कि ऐसी सुनवाई के पश्चात। सुनवाई कैसी करेंगे? तो इस संबंध में 145 3 और 4 ये कहा है। 145 3 और 4 क्या कहता है कि राय जब देंगे, ये भी खूब पूछा जाता प्री में, कि जब एडवाइजरी जुडिक्शन में राय देंगे तो जो सुनवाई होगी कितने जजेस करेंगे, कितने जजेस, पहला सवाल। तो राय को बहुत महत्व का माना है, 5 जजेस इसकी सुनवाई करेंगे मिनिमम, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित होने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी मिनिमम 5 की होगी, और ये यहां भी मिनिमम 5, कम से कम 5, इतने लोग सुनवाई करेंगे। ओपन कोर्ट में करेंगे, जैसे वो मुकदमों की सुनवाई करते हैं वैसे ही करेंगे, और इसमें भी विसम्मत निर्णय देने का हक न्यायाधीशों को रहेगा। निर्णय बहुमत से ही आएगा, निर्णय तो नहीं कहें, सलाह कहें, ये बहुमत से आएगी, और विसम्मत निर्णय देने का हक होगा। जैसे राम जन्मभूमि के मसले में है, इस पर सारे जज एक मत थे कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि विधीय तथ्य का ऐसा प्रश्न, ठीक है जो व्यापक महत्व का है, लेकिन ये समीचीन नहीं है कि हम राय दें। और समीचीन न होने के जो कारण है, वे कारण क्या है कि ये ऑलरेडी पेंडिंग है। इसका जो न्याय निर्णयन है ये साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, साक्ष्य हमारे पास होगा नहीं, जो पक्ष है उन्हें सुनने की सुविधा हमारे पास इस मामले में नहीं होगी, और चौथा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस है वो कोई इससे सॉल्व नहीं हो रहे, तो समीचीन नहीं है, इसलिए राय नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका जो जजेस थे उनमें से 2 ने ये कारण बताए थे, शेष ने अन्य कारणों से उस पर राय न दी जाए, इस पर सब एक मत थे, लेकिन कारण अलग अलग थे, तो विसम्मत निर्णय दिए जा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 5 जजेस। तो ये आपका 143 सेक्शन 1 और 2 है। कल हम लोग चर्चा कर लेंगे कि 12 जो अब तक गए रेफरेंस, उनमें क्या इशू थे और कैसे कैसे उनको डिसाइड किया है, क्या हुआ है, और उसके बाद ये सलाहकारी अधिकारिता समाप्त हो जाएगी। आज हम लोगों ने मेरिट, डीमेरिट, सलाहकारी अधिकारिता क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, दुनिया के अन्य देशों में किस रूप में यह अधिकारिता मौजूद है, और जब ये भेजा जाएगा तो कब सुप्रीम कोर्ट बाध्य है और कब बाध्य नहीं है,
और किस ढंग से राय देता है, इस पर बात की है। शेष कल बात कर लेंगे।